दोस्तों वेलकम बैक टू क्रिक अंकित। इंडिया ने अपनी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। इस वीडियो में आपसे मैं उन चेंजेस के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल पे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट न्यूज़ आती है उसके बारे में भी वीडियोस बनाता हूँ। तो जैसे आप मेरी कोई भी वीडियोस ना मिस करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन करिए। तो इंडिया ने कल के मैच के लिए 4 चेंजेस किए हैं। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया को चेंजेस करेगी इस टीम में। 2 चेंजेस तो फोर्स्ड ही होने थे क्योंकि मोहम्मद शामी इंजर हो गए थे और विराट कोहली वापस इंडिया चले गए हैं। और उसके अलावा 2 और चेंजेस इंडिया ने अपनी टीम में किए हैं। ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स लेने एक्सपेक्टेड थे इंडियन टीम से, क्योंकि वो पिछले मैच में आप सबको पता ही होगा सेकेंड इनिंग्स में 36 ऑल आउट हो गए थे, जो इंडिया का आज तक का लोवेस्ट टेस्ट स्कोर रहा है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी ड्रामेटिक चीज़ होती है तो उसका आंसर भी बहुत ड्रामेटिक ही होता है। तो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वन बाय वन जो इंडियन टीम ने चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो 2 ऑब्वियस प्लेयर्स बाहर होने थे, विराट कोहली और मोहम्मद शामी। इन लोगों को ऑब्वियसली रिप्लेस करना ज़्यादा ईजी नहीं है इंडियन टीम के लिए। विराट कोहली इंडिया के टॉप 2 मेन टेस्ट बैट्समैन में से, वो और चेतेश्वर पुजारा ही कंबाइन होकर इंडिया का बैकबोन बनते हैं टेस्ट मैचेस में, और उनमें से अब एक प्लेयर चले गए हैं। ये इंडियन टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। और रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्वारंटीन में है, तो वो भी टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे कल के मैच के लिए। तो इंडियन टीम थोड़ा एक्सपीरियंस लैक कर रही है उस वजह से। और मोहम्मद शामी पिछले कुछ सालों में इंडिया के वन ऑफ द मेन बॉलर्स बन गए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इंजरी भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी इंडिया को। तो मोहम्मद शामी की जगह इंडिया ने मोहम्मद सिराज को पिक किया है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। चॉइस थी मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी में से, एंड नवदीप सैनी को पिछले कुछ महीनों में क्लोजली मॉनिटर करते हुए मेरे को ऐसा लगा है कि वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए मुझे। उनकी बॉलिंग में मेरे को थोड़ा कंट्रोल कम दिखा है, बहुत हेवर्ड बॉलिंग कराते हैं। आईपीएल में इनफैक्ट उन्होंने कुछ बीमर्स भी डाली थी। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है अपनी बॉलिंग में, और मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है उन्हें। और कंपैरिजन में मोहम्मद सिराज अपनी मूवमेंट के लिए ही जाने जाते हैं, तो होपफुली वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। उनका डेब्यू मैच है तो देखना होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसा एडजस्ट करते हैं, बट होपफुली वो अच्छा खेल पाएंगे। इंडिया डेफिनेटली और अच्छे फास्ट बॉलर्स ग्रूम करके खुश ही होगी। अब आते हैं सेकेंड चेंज पे, जो विराट कोहली की जगह आए हैं टीम में। एसेंशियली वो आए हैं रविंद्र जडेजा। अब ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूव है। मैं पर्सनली इस डिसीजन से अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा को फिट इन करने का मतलब ये है कि उनकी जगह केएल राहुल मिस आउट कर गए। रविंद्र जडेजा के आने से इंडिया 5 मेन स्ट्रीम बॉलर्स खिला रहे एक तरह से। एंड हाँ, ज़रूर रविंद्र जडेजा पिछले 1.5 ईयर्स में विद द बैट भी बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं, बट अगर उनको टीम में खेलना था, उनके ओनली रिप्लेसमेंट अश्विन ही हो सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अश्विन ने, क्योंकि पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो उनको ड्रॉप करना पॉसिबल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स खिलाना थोड़ा ओवरकिल है। 5 बॉलर्स खिलाना ठीक बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी और इंडिया ने अब अपनी बैटिंग और वीक कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा अच्छे बैट्समैन नहीं हैं, बट वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। केएल राहुल आउट एंड आउट बैट्समैन है, जो डेफिनेटली बैटिंग लाइनअप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। केएल राहुल का आई नो ओवरऑल इंडियन टीम में टेस्ट रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट हमने पिछले 1.5 ईयर्स में उनको एज अ क्रिकेटर ग्रो होते हुए देखा है। उसके बाद से उन्हें एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, एंड आई एम श्योर अगर उनको अब टेस्ट मैचेस में चांस मिलेगी, वो एक डिफरेंट केएल राहुल होंगे, एक कॉन्फिडेंट केएल राहुल। टैलेंट तो उनमें हमेशा से ही था, अब कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ भी आ गई है जो प्लेयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको चांसेस नहीं मिल रही है जब वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं इंडियन टीम में होना। बाकी चेंजेस की अगर हम बात करें तो एक और काफ़ी एक्सपेक्टेड चेंज था, पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल का टीम में आ जाना। मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टेस्ट मैच में ही हो चुका होना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी शॉ डेफिनेटली काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और बैट्समैन के स्ट्रगल करने के 2 डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको गुड बॉल्स मिल रही है, या वो कभी कभी बैट्समैन का टाइम अच्छा नहीं चल रहा था तो बॉल को मिडिल करके भी सीधा फील्डर्स के हाथ में ही मारते हैं। बट पृथ्वी शॉ का सेकेंड कैटेगरी वाला इशू चल रहा है, जो कि है टेक्निक में एक फ्लॉ है जो ऑपोजिशन टीम्स फिगर आउट कर चुकी है और उसको बार बार एक्सप्लॉइट कर रही है। जो ये वाला रीज़न होता है, इसमें प्लेयर को और ज़्यादा चांसेस देना
टाइम वेस्ट होता है, प्लेयर के कॉन्फिडेंस को भी हार्म करता है। इसकी जगह पृथ्वी शॉ को अभी इंडिया जाके अपनी टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है। NCA में वो राहुल द्रविड़ के साथ टाइम स्पेंड करके अपनी टेक्निक पे वर्क करे, फिर वापस आए तो उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। अभी उनका पॉइंटलेसली खेलते रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था वो कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुए थे। IPL में भी टीम्स ने उनके अगेंस्ट उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट की, और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो सेम कहानी ही चली है। ऑस्ट्रेलिया तक ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, ऑलरेडी उनको अपनी टेक्निक पे वर्क करने भेज देना चाहिए था, बट खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट अब उनने ठीक डिसीजन लिया है। शुभमन गिल एटलीस्ट अभी तक ऐसा लग रहे थे कि वो ऑन पेपर बेटर सूटेड है ओवरसीज़ खेलने के लिए, इंडिया के लिए टेक्निकली बेटर बैट्समैन है वो पृथ्वी शॉ से। कल उनका डेब्यू है तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसा कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वो ऑन पेपर पृथ्वी शॉ से बेटर चॉइस है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको कल के मैच में खेलते हुए देखने के लिए। आई होप इंडिया के फ्यूचर के लिए शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म कर पाए। मेरे हिसाब से वो करेंटली यंगस्टर्स में से इंडिया के सबसे एक्साइटिंग टेस्ट प्रोस्पेक्ट है, तो उनको मैं डेफिनेटली अच्छा करते हुए दिखना चाहता हूँ इंडियन टीम के अच्छे के लिए। आखिरी चेंज जो हुआ है टीम में वो भी मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच से ही हो जाना चाहिए था, वो था ऋषभ पंत का होना रिद्धिमान साहा के अगेंस्ट। ये डिबेट ऑन रहती है कि रिद्धिमान साहा एज अ विकेट कीपर बेटर है ऋषभ पंत से, एंड टेस्ट मैचेस में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खिलाना चाहिए। ये बात मैं समझ सकता हूँ, बट ऋषभ पंत ने अपने आप को ओवरसीज टेस्ट मैचेस में एज अ बैट्समैन ऑलरेडी अच्छी तरह प्रूव किया हुआ है। एडेड बेनिफिट है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो जो सिचुएशन पिछले मैच में हुई थी कि बॉलर्स एक लाइन एंड लेंथ पे ही सेट हो गए थे, हेजलवुड और पैट्रिक कमिंस लिटरली एक ही स्पॉट में बॉल डाले जा रहे थे कंसिस्टेंटली। लेफ्ट हैंडर के आने से टीम में वो एक डिफरेंस हो जाता है कि बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ भी अपसेट होती है। और ऋषभ पंत काफ़ी डायनामिक बैट्समैन है, वो बॉलर्स के ऊपर रिटर्न में प्रेशर डाल सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं, और आजकल के मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है, स्पेशली कंसिडरिंग 2018 में जो सीरीज़ हुई थी जो इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें ऋषभ पंत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विद द बैट। उसके बाद ऑब्वियसली उनको इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से ही खिलाना चाहिए था। ये भी काफ़ी स्ट्रेन डिसीजन था फर्स्ट मैच में कि इंडिया ने नहीं खिलाया उन्हें, बट थैंकफुली अब उनने भी ये चीज़ करेक्ट कर दी है और ऋषभ पंत को इस मैच में ले लिया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इंडिया ने 3 अच्छे चेंजेस किए हैं और एक चेंज में ही गड़बड़ रह गई है। और एक प्लेयर जो मेरे हिसाब से अभी करंटली टीम में है जो नहीं होने चाहिए और उनके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हनुमा विहारी। इंडिया को एक बैड हैबिट हो गई है कि गलत टाइम पे गलत प्लेयर्स को बैकिंग देने की। ये हमने पिछले साल वर्ल्ड कप में देखा था जब अंबती रायडू की जगह विजय शंकर को बिल्कुल रैंडमली इंडियन टीम में फास्ट ट्रैक कर दिया था और वर्ल्ड कप के लिए नंबर 4 बैट्समैन बना दिया था उनको, वो 3D प्लेयर बोल के, जो बिल्कुल भी गलत डिसीजन था। मेरे को स्टार्टिंग से ही लग रहा था। वो ओवरऑल वर्ल्ड कप में से इंजर होके गए बाहर, बट हमने उनके बाद भी उनका देखा है करियर, उनको बिल्कुल पॉइंटलेसली लाया गया था। उनने वो बात दिखाई ही नहीं है कि वो इंडियन टीम में वर्ल्ड कप खेलने के लायक थे लास्ट ईयर। और अब ये सेम चीज़ मेरे हिसाब से हनुमा विहारी के साथ की जा रही है। हनुमा विहारी का बिलो एवरेज टेस्ट करियर रहा है अभी तक। उनने 16-17 टेस्ट मैचेस खेले और क्लोज टू 35 एवरेज कर रहे हैं वो विद द बैट। एंड हाँ, उनको ऑफ स्पिनर का टैग भी दिया गया है, बट वो बेयरली बॉलिंग कराते हैं, और जब बॉलिंग कराते भी है तो इतने कोई इफेक्टिव बॉलर वो है नहीं कि उनको ऑलराउंडर कहा जाए या उनको बॉलिंग के बेसिस पे टीम में सेलेक्ट किया जाए। तो ये भी एक बिल्कुल पॉइंटलेस प्लेयर बैक किए जा रहे हैं कंसिस्टेंटली बाय द इंडियन मैनेजमेंट, जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। अगर रविंद्र जडेजा को खिलाना था टीम में तो हनुमा विहारी को निकाल के खिलाया जा सकता था, वो फिर भी ज़्यादा सेंस बनती। और KL राहुल का बेंच पे होना और हनुमा विहारी का प्लेइंग 11 में होना मेरे हिसाब से क्रिमिनल है। इन दोनों प्लेयर्स को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, इतना डिफरेंस है दोनों की स्किल्स और टैलेंट में। तो इंडिया अगेन गलत प्लेयर्स को बैक करके अपने लिए ही मैटर्स कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो देखते हैं गाइस कि अब कल के मैच में कैसा करती है इंडिया। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फिर से 36 ऑल आउट तो नहीं होंगे। मेलबर्न की पिच भी थोड़ी बेटर होती है बैटिंग के लिए एडिलेड के कंपैरिजन में, तो होपफुली वो इंडियंस को ज़्यादा सूट करेंगी कंडीशंस। होपफुली इंडिया थोड़ी बेटर फाइट दे पाए ऑस्ट्रेलिया को सेकंड मैच में। आज के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ ऑन क्रिक अंकित।